सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका व्यवसाय सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका व्यवसाय व्यापार था। फिर कह रहा हूं व्यापार था, कृषि नहीं था। सवाल आ चुका ही। सिंधु घाटी के लोग भगवान में शिव की पूजा करते थे, या देवताओं में शिव की पूजा करते थे, और वृक्षों में पीपल की पूजा करते थे। फिर कह रहा हूं देवताओं में शिव की पूजा करते थे, के घर पक्की ईंटों के बने थे। ये पिछली बार सवाल आया हुआ है। सिंधु घाटी के लोगों के घर पक्की ईंटों के बने हुए थे। सिंधु घाटी के लोग जो थे वह शहरी निवासी थे। सिंधु घाटी के लोग जो थे वह नालियां बनी हुई थी। ड्रेनेज सिस्टम के लिए नालियां बनी हुई थी। जिन जिन स्थानों की खोज सिंधु घाटी के समीप हड़प्पा, नंबर 1 हड़प्पा पाकिस्तान में है। हड़प्पा पाकिस्तान में है। डिस्ट्रिक्ट मोंटगोमरी पंजाब। डिस्ट्रिक्ट मोंटगोमरी रावी नदी के किनारे स्थित है। ये सवाल आ चुका है। रावी नदी कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? रावी नदी के किनारे पर स्थित है। अगला सवाल जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो है हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की। चार्जर लगाना पड़ेगा। वो है जी इंस्पेक्शन बोर्ड है अंदर पे है बोर्ड पे इंस्पेक्शन बनाता है एक्सटेंशन। कोई नहीं जाहिर उधर कर लेने यार। और रवि इथे ला दे, इथे बना देना। मैं चार्जर तिला 1 मिनट। वो भी चार्जर लग गया चार्ज था ना। खड़े खड़े कोई नहीं कर देंगे कुछ सेट जी। अरे मैं बता रहा था हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की। हड़प्पा से या हड़प्पा में
हड़प्पा में विशाल अन्य ग्रह पाया गया की खोज दयाराम सानी ने या डी सानी ने 1921 में की। दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्थान है वो है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को मुर्दों का टीला कहते हैं। मोहनजोदारो को पाकिस्तान के सिंध स्टेट में मोहनजोदारो पाकिस्तान के सिंध स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लरकाना सिंध नदी के किनारे पर स्थित है। फिर कह रहा हूँ मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के सिंध स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लरकाना डी बनर्जी ने 1922 में की। इसकी खोज आर डी बनर्जी ने 1922 में की। ये दोनों सवाल बार बार आ रहे हैं और उल्टा फुल्टा आप लिखते हो, फिर मैं कह रहा हूं और मोहनजोदारो की खोज आर डी बनर्जी ने 1922 में की। मोहनजोदारो में क्या क्या पाया गया वो सवाल आ चुके हैं। नंबर 1, मोहनजोदारो में पशुपति की मोहर कर दो। मोहनजोदारो में विशाल स्नान गृह पाया गया। विशाल स्नान गृह पाया गया। नंबर 3, कांस्य की नृत्य में कांस्य की नृत्यकी की मूर्ति पाएगी। ये 3 चीजें जो है मोहनजोदारो से प्राप्त हुई। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्थान है वो है लोथल गुजरात में है। दूसरा सवाल इसके ऊपर आता है, लोथल उस समय की सबसे बड़ी बंदरगाह थी। यहाँ से ही जो है सामान निर्यात होता था। यहाँ से ही सामान निर्यात होता था क्योंकि गेहूं और जौ जैसे कहा मैंने, हड़प्पा जो पंजाब में है, तो हड़प्पा के टाइम में मैंने आपको पढ़ाया है कि वहाँ एक विशाल अन्न ग्रह पाया गया। तो गेहूं और जौ वगैरह रख लोथल है वो गुजरात है या महाराष्ट्र, और गुजरात उस इलाके में सबसे ज्यादा कपास आते थे। लोथल बहुत बार सवाल आ चुका है। लोथल फिर कर रहा हूं, लोथल उस समय का सबसे बड़ा डॉकयार्ड बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कालीभंजन। ये स्थान राजस्थान में है। यहां से और कांच की चूड़ियां प्राप्त हुई और यहां से ऊंटों के कंकाल वह मैं पढ़ा रहा हूं। सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्वक आक्रमण किया। यह सवाल युद्ध का नाम है हाइदा पीस का युद्ध।
आइदा पीस का युद्ध, इसे झेलम का युद्ध, सिकंदर और पोरस के बीच में ये युद्ध हुआ। सिकंदर की जीत और पोरस की हार। अगला सवाल जो सिकंदर के ऊपर आता है वो आता है, सिकंदर की फौजें कहां तक नदी तक आगे बढ़ी। सिकंदर की फौजें ब्यास नदी तक आगे बढ़ी। उसके बाद उसकी जो सेना थी, जो फौजें थी, आगे बढ़ने से उन्होंने इनकार कर दिया और वहां से सिकंदर जो है जब वापस गया तो पीछे किस जनरल को छोड़ा। सिकंदर ने किस जनरल को भारत में छोड़ा वापस जाने के बाद में। सिकंदर श्लोकम नहीं है, श्लोकस। श्लोकम पूछेगा तो उसने भाखड़ा डैम क्या, उसने अपनी सेना जो बाकी बची थी भारत में उनका कमांडर बनाकर छोड़ दिया और सिकंदर हुई। सिकंदर की मृत्यु, सिकंदर वापस लौटा, घर नहीं पहुंच, पर्शिया में था। बेबीलोन उस समय पर्शिया में था। आगे जाकर मैं पढ़ाऊंगा, ईरान का पुराना नाम पर्शिया, ईरान का पुराना नाम पर्शिया है। तो बेबीलोन इस समय जो है, बेबीलोन इस समय इराक में है। सवाल आता है सात उजूबा में से है पुराना नाम है पर्शिया। से पूरा इलाके को पर्शिया कहते थे। सिकंदर के ऊपर जो और सवाल आ चुके वो इस प्रकार है। फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। दूसरा क्वेश्चन आता है, वो कहाँ का रहने वाला था। सिकंदर रहने वाला था और यूनान में मकदूनिया का रहने वाला था। यूनान में स्थान है मकदूनिया या मैसिडोनिया, वहां पिया था। सिकंदर की माता का नाम ओलंपिया था और जो बार बार आक्रमण करने वाला, फिर मैं कह रहा हूं सिकंदर पहला यूरोपियन भारत पर आक्रमण करने वाला। और आखिरी सवाल जो सिकंदर के आक्रमण किया, जिस समय सिकंदर ने भारत उस समय मगध पर धनानंद का शासन था। उस समय मगध पर धनानंद शासन करते थे। वे नंद वंश के थे और वे नंद वंश थे। तो भारत का सबसे पुराना जो वंश है वो है ह्यांक वंश।
भारत ह्याक वंश के 3 शासक हो चुके हैं, तीनों पर क्वेश्चन आ चुका है। ह्याक वंश का निर्माता बिंबिसारा, बिंबिसारा का बेटा अजात शत्रु, बिंबिसारा का बेटा अजात शत्रु। अजात शत्रु के ऊपर सवाल आता है। अजात शत्रु एक ऐसा शासक था जिसने गद्दी प्राप्त करने के लिए, राजा बनने के लिए अपने पिता को मारा और उसके पुत्र ने उसको मारा गद्दी प्राप्त करने के लिए। अजात शत्रु का बेटा उदयन था, तो उदयन जब शासक बना उसने अजात शत्रु का वध किया। पाटलिपुत्र का निर्माण आरंभ किया। अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र का निर्माण आरंभ किया, लेकिन उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। मगध की राजधानी बनाया। मैं ये सवाल फिर रिपीट कर रहा हूं, हो सकता कुछ बच्चों ने नहीं लिखे होंगे। ह्याक वंश के 3 शासक हुए हैं। बिंबिसारा संस्थापक, अजात शत्रु एक ऐसा शासक था जिसने राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अपने पिता को मारा। पाटलिपुत्र का वंश का आखिरी शासक था। और उदयन उसके आगे आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्र का प्रधानमंत्री कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, अर्थशास्त्र के लेखक है। अर्थशास्त्र के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर जो क्वेश्चन आ चुके हैं वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक था। नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत किया। नंबर 3, इसमें मैं जैन धर्म को अपनाया। आखिरी समय में जैन धर्म को अपनाया। क्वेश्चन नहीं आया है। उसके कलिंगा का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व। कलिंगा
और उड़ीसा के महाराज के बीच में हुआ। महाराज 261 ईस्वी पूर्वक इस युद्ध में बहुत व्यक्ति मारे गए, इसलिए इस चुके हैं। इस युद्ध के बाद महाराजा अशोक ने बुद्ध धर्म को अपनाया। मतलब कलिंगा के युद्ध के बाद महाराजा अशोक के कलिंगा युद्ध का वर्णन महाराजा अशोक के कलिंगा चलता है। कलिंगा 13वें पहला अंग्रेज शिलालेखों को पढ़ने वाला शिलालेखों को पढ़ा है। अपने पुत्र महेंद्रा और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में पुत्र महेंद्रा और पुत्री संघमित्रा को सारनाथ का अशोक स्तंभ जो है वह भी अशोक ने बनाया है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। कागज लाना वो जो है कागज अभी बेटा अभी मैं हिस्ट्री बंद कर कुछ और क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं आपको। फ्रांस की क्रांति, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका। फ्रांस 1999 में हुई फ्रांस की क्रांति 1789 इसके ऊपर आता है। उस में फ्रांस नंबर 1 समानता, नंबर 2 स्वतंत्रता, नंबर 1 समानता, नंबर 2 स्वतंत्रता, नंबर 3 बंधुता। ये तीनों को रट्टा लगाना पड़ेगा। इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। फिर कह रहा हूं समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक और दूसरा सवाल आता है और उस में से एक आधा अक्षर निकाल
कर इसमें डाल देता, जब इसमें से संविधान के, लिख लो इसको, ये हैं संविधान के 42वें संशोधन में 3 अक्षर जोड़े, धर्मनिरपेक्ष, नंबर 2 समाजवाद, नंबर 2 समाजवाद, इनमें से बीच बीच में निकालकर इधर उधर कर सवाल को जंबल कर डालते हैं और आप गड़बड़ करोगे। बंधुता, उसी प्रकार जो 42वां संविधान संशोधन है उसमें 3 अक्षर ले जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। नहर के बारे में, सुएज नहर, सुएज कैनाल, सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, रेड सी एंड मेडिटेरेनियन, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। सुएज नहर, दूसरा क्वेश्चन जो आता है इसको जाता जात के 69 में खुला। सुएज नहर को यातायात के लिए 1869 में खुला। तीसरा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण नहर का राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रेसिडेंट नासर मिस्र के राष्ट्रपति थे। वो उन्होंने 1966 में इसका राष्ट्रीयकरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन जो है अमेरिका की बंदरगाह है। बोस्टन जो है वह अमेरिका की ये देख लो, अमेरिका को स्वतंत्रता 1776 1776 में मिली। 1776 से पहले अमेरिका इंग्लैंड के अधीन था। तो इंग्लैंड जो था वो पूरा सामान जो था अमेरिका को बेचा था। उन्होंने अमेरिका को भेजा और वह जहाज जो है बोस्टन बंदरगाह पर जब पहुंचा तो अमेरिकन जो थे उन्होंने उस जहाज को डुबो दिया। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ आपको इतना आता है कि बोस्टन टी पार्टी कब हुई? 1783 लीग ऑफ नेशन के ऊपर सवाल आता है। पहला युद्ध जो है विश्व युद्ध वो 1914 से 1918 हुआ। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918। तो 1918 के बाद में तो शांति स्थापित करने के लिए
लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ? सवाल आ चुका है। लीग का जन्म 1920 में हुआ। क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ जो पहले मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी लिख लो आप। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। तो लीग ऑफ नेशन जो है वह शांति स्थापित करने में फेल हो गया, इसलिए दूसरा युद्ध हो गया। तो दूसरे युद्ध के बाद में भी सोचा कि विश्व में शांति होनी चाहिए, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ का जन्म हुआ। अभी यूएनओ के ऊपर मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। इसके ऊपर हमेशा एक आधा क्वेश्चन बेटा आता है। क्वेश्चन नंबर 1, 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर बना और दस्तखत हुआ, उस समय इसके 51 मेंबर थे। 24 अक्टूबर 1945 को 51 मेंबर थे। जो टेस्ट हुआ, भारत उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर था और बाद में 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो में भी भारत जो है मेंबर था और 1945 से मेंबर चला आया। 24 अक्टूबर 1945 उस समय कितने मेंबर थे? 51 मेंबर हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 मेंबर हैं। आगे वाला सवाल आता है इसके ऊपर। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव का नाम लिखो। पहले जनरल सेक्रेटरी का नाम ट्रिगवेले। पहला जनरल सेक्रेटरी ट्रिगवेले। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गुटरेस, ये पुर्तगाल का रहने वाला है। एंटोनियो गुटरेस। इसके पहले जो महासचिव था वो था वान की मून साउथ कोरिया। इसके पहले था वान की मून, साउथ कोरिया का रहने वाला। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला प्रधान विजय पंडित। जब कौन सी भारतीय महिला जो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रधान थी? दूसरे बस ऐसे कर आता तो विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य वर्ग हैं। 3 जो है आते नहीं है, 3 जो हैं आपको आ रहे हैं। पहले है महासभा, या जिसको कहते हैं जनरल असेंबली। महासभा या जनरल असेंबली के इसी के ही
93 मेंबर हैं। आखिरी मेंबर जो है वो है साउथ सूडान हो रही है। और एक सवाल एक तो बार आ चुका है दूसरे टेस्टों में, वो है क्या फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर है या नहीं? फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने कहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन दूसरे देश जो हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो अभी तक फिलिस्तीन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर नहीं बन चुका है। ये जैसे कि मैंने पहले पढ़ाया है कि इसका जो आखिरी मेंबर है वो है साउथ सूडान। जनरल असेंबली के बाद में जो दूसरा इंपॉर्टेंट अंग है वो है सिक्योरिटी काउंसिल, वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ सुरक्षा परिषद के ऊपर बार बार सवाल आ रहा है। पहला सवाल सुरक्षा परिषद के ऊपर, सुरक्षा परिषद के टोटल कितने मेंबर होते हैं? सुरक्षा परिषद के टोटल 15 मेंबर हैं। सुरक्षा परिषद के टोटल 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट और 10 टेम्पररी, जब 5 स्थायी और 10 अस्थायी, टोटल 15, 5 स्थायी 10 अस्थायी। 5 जो परमानेंट हैं उनको याद करना बहुत जरूरी है। नंबर 1 यूएसए, या इंग्लैंड, तीनों एक ही हैं। नंबर 2 यूके, नंबर 3 फ्रांस, नंबर 4 चाइना, नंबर 5 रूस। ये 5 महाशक्तियां जो हैं, इनके पास में वीटो की ताकत है। केवल इनके पास में 5 महाशक्तियां जिनके पास वीटो की ताकत है, ये है यूएसए, यूके, फ्रांस, चीन और रूस। इसमें सवाल देता है 2 कंट्री लगा देता है इनमें से, और एक ऐसा दे देता है जो इसका मेंबर ना हो और क्वेश्चन पूछता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के ऊपर सवाल, एक जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो बार बार आ रहा है। जज, पहला भारतीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जज नागेंद्र सिंह न्यायालय का जज। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जज होते हैं। इसमें 15 जज हैं, हर एक का कार्यकाल 9 वर्ष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सार्क, SAAR, फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका जो है फुल फॉर्म भी आ चुका है एब्रिविएशन का। फिर कह रहा हूं SAARC, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क के 8 मेंबर हैं। ये सवाल सिर्फ इतनी आता है कितने मेंबर हैं। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू है। तीसरा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, इसका जन्म कब हुआ? 8
8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985। फिर मैं क्वेश्चन, इसका जन्म 8 दिसंबर 1985, हेडक्वार्टर इसका काठमांडू, भारत। नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 1 भारत, नंबर 2 पाकिस्तान, नेपाल, नंबर 4 भूटान, नंबर 5 बांग्लादेश, नंबर 5 बांग्लादेश, नंबर 7 मालदीव, नंबर 7 मालदीव और नंबर 8 अफगानिस्तान। फिर मैं दोहराता हूं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ये 8 देश जो हैं, इस अभी मैं कुछ ऐसे सवाल कराऊंगा जो बार बार टेस्ट में आ रहे हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST 1947 में लागू हुआ। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 1947 में लागू हुआ। पिन कोड 9 काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा सेंचुरी। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आसाम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। दूसरा इसके ऊपर सवाल आता है, इसमें किस किस्म के पशु हैं? इसमें गैंडे हैं, रेनो हैं। विश्व के 60% गैंडे जो हैं काजीरंगा में हैं। तो काजीरंगा असम। काजीरंगा के नजदीक एक और भी पार्क है जो सेंचुरी है, जिसका मानस में भी रेनो हैं, गैंडे हैं, लेकिन ज्यादा उसमें हाथी और शेर हैं। अभी लड़कियां भी पढ़ रही हैं, आपके टेस्ट में नहीं आया, लड़कियों के टेस्ट में आया ढीफू। ढीफू कहाँ है? एक बड़ा छोटा सा पार्क है असम में, ये जिसमें थोड़े से हाथी रहते हैं। और जब भी गाड़ी DIPHU ढीफू जो है, ढीफू सेंचुरी, वह भी असम में है। असहयोग आंदोलन कल भी मैं कराया था, फिर करा रहा हूं। असहयोग आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन 1920 अध्यक्षता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने केसरिया हिंद की उपाधि छोड़ी। केसरिया हिंद की उपाधि छोड़ी। कल मैंने आपको पढ़ाया था, महात्मा गांधी को केसरिया हिंद की उपाधि 1915 में लॉर्ड हार्डिंग ने दी। जो नहीं आए कल, हार्डिंग ने महात्मा गांधी को केसरिया हिंद की उपाधि दी। और 1920 में महात्मा गांधी ने केसरिया हिंद की उपाधि छोड़ दी। आखिरी सवाल असहयोग के ऊपर आता है, खासकर लड़कियों के टेस्ट में चंडीगढ़ और दिल्ली में आ चुका बहुत बार। उसमें जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 1920 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। पांच छह जनजातियां जो बार बार आ रही हैं। संत
संथाल जनजाति जो है वो झारखंड की जनजाति है। संथाल झारखंड। लेप्चा सिक्किम। लेप्चा जनजाति जो है वो मणिपुर। कुकी मणिपुर। लेकिन कुछ लोग जो हैं थोड़े से मणिपुर में भी हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन थोड़े से नागालैंड का नाम लिखा हो तो नागालैंड में भी हैं कुकी। गारो। गारो ट्राइब सबसे बड़ा ट्राइब, मेघालय का सबसे बड़ा ट्राइब है। एक बार ऐसे सवाल आ चुके हैं, मेघालय का सबसे बड़ी ट्राइब का नाम लिखो। खासी। खासी ट्राइब भी मेघालय का है। खासी मेघालय। ओहोम। ओहोम जो जनजाति है वो असम की है। ओहोम जनजाति जो है वह असम की है। ओहोम असम। बोडो। बोडो भील जनजाति है। भील जनजाति जो है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की है। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में भील। उसके बाद में आते हैं राजस्थान में, मालवा एरिया राजस्थान का। पश्चिम बंगाल में है, बिहार में भी है भील में है। ये है तमिलनाडु में। टोडा जो है वो नीलगिरी हिल तमिलनाडु में है। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी या सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार को कहते हैं। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, सरहदी गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान के ऊपर भारत रत्न प्राप्त करने वाला खान अब्दुल गफ्फार खान, पहला विदेशी भारत रत्न प्राप्त करने वाला खान अब्दुल गफ्फार खान। दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर आया होगा, रेड शर्ट लीडर कौन था? लाल कुर्ती आंदोलन का जनक कौन था? रेड शर्ट इंग्लिश में, हिंदी में आता लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन का जनक कौन था? तो लाल कुर्ती आंदोलन का गफ्फार खान। गोवा को भारत ने 19 दिसंबर 1961 में मुक्त करवाया। गोवा को भारत ने 19 दिसंबर 1961 में मुक्त कराया। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, मतलब पुर्तगालियों के ऊपर। नंबर 1, स्टार्ट करने वाले यूरोप से आए हुए पहले पुर्तगाली थे। जब पुर्तगाली पहले यूरोपियन भारत में बिजनेस स्टार्ट करने वाले, सिकंदर था, मैंने पहले पढ़ाया है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन सिकंदर। लेकिन भारत में बिजनेस के लिए सबसे पहले पुर्तगाली आए। लेकिन फैक्ट्री लगाने वाले, पहली फैक्ट्री लगाने वाले पुर्तगाली नहीं थे। भारत में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने सूरत में लगाई। और उस किसका कार्यकाल था, ये भी सवाल आ चुका है। जहांगीर के कार्यकाल में अंग्रेजों ने, गुजरात में है, तो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में सूरत में लगाई और जहांगीर के कार्यकाल में।
तो बिजनेस के लिए सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, उसके बाद अंग्रेज आए और आखिर में फ्रांसीसी आए। तो उस और जो आने वाला कौन था, सबसे पहले वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा के ऊपर भारत तक के वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत तक के समुद्र के रास्ते की खोज की। उस समय सुएज नहर नहीं थी, तो जितने भी जहाज थे वो साउथ अफ्रीका का चक्कर लगा कर आते थे। तो साउथ अफ्रीका का हमारा कन्याकुमारी है, वहां साउथ अफ्रीका का आखिरी किनारा केप ऑफ गुड होप, फिर कह रहा हूं केप ऑफ गुड होप जो है वो साउथ अफ्रीका में है, और ये साउथ अफ्रीका का आखिरी किनारा। वास्को डी गामा भारत में 1498 में आया और सबसे पहले कालीकट में आया। उसके बाद उन्होंने बिजनेस शुरू की। उसके बाद 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया। आपको ये सवाल अगले वाला नहीं आया, लड़कियों को आ चुका है। जिन सेनाओं ने अबुल कर्क था, हैं वाटर 15 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। ये स्कॉटलैंड की राष्ट्रीय खेल है। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। ये स्कॉटलैंड की राष्ट्रीय खेल है। 9 खिलाड़ी होते हैं। ये अमेरिका की राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। ये अमेरिका, ये तो 3 जो है बार आ रहे हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, बार आ रहे हैं। लेकिन दूसरे जो किस गेम में कितने खिलाड़ी हैं वो भी बता देता हूँ साथ साथ ही। देखो फुटबॉल 11। एक बार सवाल आ चुका, एक समय में क्रिकेट के फील्ड में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 + 2 13। 11 फील्ड्समैन, 2 बैट्समैन। 11 + 2 13। अंपायर 11 फील्डमैन, 2। दूसरी किस्म से सवाल आया हुआ जो मैंने कहा कि एक समय में क्रिकेट फील्ड में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 + 2 13। उसके बाद में बास्केटबॉल 5, वॉलीबॉल 6, कबड्डी 7, टेनिस 1 या 2, 1 या 2। तो ये थे
खिलाड़ी। पहला मुस्लिम भारत पर आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन जो है वो है ब्रिक्स। बी देश हैं, ब्रिक्स में 5 देश हैं। BRIC है। बी से ब्राजील, आर से रशिया, इंडिया, सी से चाइना, साउथ अफ्रीका, जैसे कि ब्रिटिश